ऐलान किया जाएगा। है वो कहते हैं उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। ज़्यादा जिलों से और कुछ ज़्यादा सीटों से लड़ना चाहते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जोरदार मंथन चल रहा है, लेकिन पेच तो अब भी फंसा है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। जहां पर दिल्ली में एनडीए के घटक दलों ने बैठक की तो बीजेपी की, जहां पर पहले विनोद तावड़े के आवास पर बैठक हुई और उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है, जहां सीटों को लेकर गहन मंथन हो रहा है। इसी दौरान जीतन राम मांझी ने अमित शाह से मुलाकात की तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी शीर्ष नेताओं से चर्चा की। एनडीए में जहां पर जेडीयू को 101, बीजेपी को 100, एलजेपी को 26 सीटें मिलने की बात सामने आ रही है, लेकिन एचएएम यानी कि हम की 15 से 20 सीटों की मांग ने गठबंधन में तनाव बढ़ा दिया है। महागठबंधन में जहां पर कांग्रेस 70 से 78 सीटों की मांग कर रही है, आरजेडी इसे कम करने के मूड में है। मुकेश सहनी की वीआईपी 30 से 40 सीटें और डेप्यूटी सीएम की कुर्सी मांग रही है, तो लेफ्ट दल भी अपनी हिस्सेदारी के लिए अड़े हुए हैं। एआईएमआईएम की सीमांचल में 6 सीटों की मांग ने हलचल बढ़ा दी और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए त्रिकोणीय मुकाबले की जमीन को तैयार कर रही है। सवाल यह है कि क्या यह खींचतान गठबंधन को कमजोर कर देगी या फिर बिहार का मतदाता इस बार एक नए समीकरण का करेगा चुनाव। आज इसी पर करेंगे दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं सुनिए। सीटों को लेकर कुछ बातचीत हो गई है। सब ऐलान किया जाएगा। सीटों को लेकर कुछ बातचीत हो गई है। सब ऐलान किया जाएगा। पर अंतिम सहमति बन गई। यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है। बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है। उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। फैसला होना है। दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है। अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं। हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं। आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं। 8 सीटों को लेकर सर जो बातें कही थी अपनी पार्टी को लेकर, सर उस पर सर हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे। बात हो रही है, बातचीत हो रही है। हमने तो कहा था कि हम कुछ ज़्यादा जिलों से और कुछ ज़्यादा सीटों से लड़ना चाहते हैं, तो बातचीत जारी है। मोटे तौर पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले एक आध दिन में तो बातचीत से हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। पूरा मतलब कि हमारी देखिए सबसे पहली मांग तो यह है कि इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले और उस बहुमत में निश्चित तौर पर माले को भी उचित जगह मिले। हम दोनों ही मोर्चे पर सजग हैं, लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन को बनाने में पूरे बिहार से लेकर के पूरे देश में माले की अहम भूमिका थी। हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि आज के दौर में व्यापक एकता बने और उस व्यापक एकता को हम लोग साथ लेकर के चले संविधान और आज़ादी के लिए। तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। आइए उन सवालों का जिक्र करती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज दहाड़ की चर्चा। पहला सवाल यही रहेगा, एनडीए में ऑल इज वेल के बीच हलचल क्यों तेज? एचएएम की 15 से 20 सीटों की मांग एनडीए के लिए बनेगी सिरदर्द? क्या महागठबंधन में कांग्रेस की ज्यादा सीट की मांग आरजेडी को कर देगी कमजोर? लेफ्ट को कम आंकना महागठबंधन की क्या बड़ी गलती हो सकता है? अगर सीट बंटवारा गठबंधन में झगड़ा बढ़ाएगा तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला तय है?
हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं। यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू के प्रवक्ता कुंवर अजय सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जयंत जिज्ञासु जी आरजेडी के प्रवक्ता चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत एसएन सिंह साहब आप ही के साथ करती हूं, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि भाई एनडीए में ऑल इज वेल है। अगर ऑल इज वेल है तो दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर और सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तक फाइनलाइज नहीं। क्या आपको लगता है कि छोटे क्षेत्रीय दलों की नेगोशिएटिंग पावर इस बार बीजेपी का स्ट्रेस बढ़ा रही है? नहीं पूर्णिमा जी, कम शब्दों में अभी पूछेंगी तो यही कहा जाएगा कि एनडीए में ऑल इज वेल है, सब कुछ बेहतर है, शानदार है। और अगर समीक्षा के तौर पे आप कहेंगी तो चुनाव चल रहा है, चुनाव में निश्चित तौर पे चर्चाएं होंगी, चुनाव की चर्चा होगी, सीट की चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि आप बड़ी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाती हैं। आपके चैनल के माध्यम से आजकल में जानकारी भी हो जाएगी कि एनडीए में किसको कितनी सीटें मिली हैं। चूँकि होता क्या है कि दो लोगों के बीच का जब चुनाव होता है तो निश्चित तौर पे बराबरी की हिस्सेदारी होती है। हम जब बीच का रास्ता निकालते हैं तो वहाँ कोई मनमुटाव नहीं होता। और सबसे बड़ी बात होती है पूर्णिमा जी विश्वास का, भरोसा का। बिहार की जनता विश्वास और भरोसा किस पे रखी हुई है? एनडीए पे, मोदी जी के नीतियों पे, नीतीश जी की नीतियों पे। तो निश्चित तौर पे जहाँ भरोसा है, जहाँ विश्वास है, जहाँ विकास है, जहाँ समृद्धि है, जहाँ देने के लिए बहुत कुछ है, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है और विकास की बहार है, तो निश्चित तौर पे एनडीए में तो इस बात की चर्चा जरूर रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे कौन लड़े। लड़ना चाहिए, हर पार्टी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप देखिए ना, एनडीए में कोई ये नहीं कहने वाला है कि डिप्टी सीएम हम ही बनेंगे, और एनडीए में कोई ये भी नहीं कहने वाला है कि अगर नहीं मिला तो हम अलग होकर लड़ेंगे। चाहे आप चिराग पासवान जी के बयान को देख लीजिए, मांझी जी के बयान को देख लीजिए, सब लोग कह रहे हैं कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे। हाँ, चुनाव है तो चुनाव पे चर्चा होगी, अंतिम दिन तक चर्चा होती है, चर्चा होनी भी चाहिए। अगर चुनाव के समय चर्चा नहीं होगी तो चर्चा कब होगी? लेकिन फिर दोबारा कहते हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल। क्यों? क्योंकि विश्वास भी एनडीए पर है, विकास भी एनडीए के साथ है और अच्छा प्रयास भी एनडीए के साथ। नहीं, आपने और जेडीयू ने तो सेटल कर लिया। देखिए 101 और 100, क्योंकि आपको लोकसभा चुनावों में एक सीट ज्यादा है तो इस बार चलिए एक सीट कम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर सिंह साहब खबरों की बात करें तो खबरें तो ये भी है कि क्योंकि जेडीयू जितनी भी सीटें लेगी उस पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी उनके चुनाव चिन्ह पर। लेकिन आपने चिराग पासवान को तो मना लिया। चिराग पासवान के बाद ओम प्रकाश राजभर का बयान देख लीजिए, कुशवाहा साहब का बयान देख लीजिए। इन बयानों के बीच में आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सम्मानजनक होता क्या है? क्योंकि सबको चाहिए कि भाई उनका आकाश बड़ा होना चाहिए, हर कोई क्षेत्रीय पार्टी चाहती है कि उनको ज्यादा लीवरेज मिलनी चाहिए। अगर सब कुछ ठीक होता तो सीटों का ऐलान तो हो ही जाता ना सर, ऐसे बैठकों का दौर नहीं चलता ना, दिल्ली तक दौड़ नहीं हो जाती ना। नहीं पूर्णिमा जी, दरअसल प्राइमरी स्कूल में पीएचडी की पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे तो तय नहीं हो पाएगा। ये तो यहाँ केवल डिस्कशन होता है। लेकिन आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी पूर्णिमा जी के माध्यम से, भारत 24 के माध्यम से दर्शक जान जाएंगे कि एनडीए में सीटों का बंटवारा किस प्रकार हुआ। दूसरा आपका बड़ा सुंदर सवाल था कि अगर सब कुछ ठीक है तो सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि सभी जो पार्टियां हैं ना वो अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि सभी भारतीय जनता पार्टी हैं या सभी जेडीयू हैं, सभी एलजेपी हैं। सभी पार्टियां अपना अलग अलग विचारधारा की हैं। लेकिन हाँ, बिहार के विकास के लिए, देश की खुशहाली के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए ये सभी जो एनडीए की पार्टियां हैं वो मिलजुल कर चुनाव लड़ रही हैं, एक साथ लड़ रही हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कोई मतैक्य नहीं है, बल्कि सब लोग एकता के साथ चुनाव लड़ेंगे। हाँ, विचारधारा और मांग ये होती है, सब लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें, हम ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस करें। अपने ही परिवार में अगर 2 बच्चे होते हैं तो कोई 2 घंटे पढ़ता है, कोई 4 घंटे पढ़ता है, कोई 12 घंटे पढ़ता है। सबको लगता है कि भाई हम ज़्यादा काबिल हैं, तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। काबिल ही तो है, गैर काबिल तो नहीं है ना कि जहाँ कांग्रेस को लग रहा है कि हमारे माल को आरजेडी ने लूट लिया, ये तो सबसे पहले हमारा था। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि वो कह रहे हैं कि सीमांचल में मुस्लिम बहुलक एरिया है, सीमांचल हमको नहीं देंगे तो हमारा स्ट्राइक रेट कमजोर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल सुनने को नहीं मिलेगा। और ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात क्या होगी कि पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, पहले सीट फाइनलाइजेशन कर लीजिए सिंह साहब, उसके बाद तो बिहार में कौन जीतेगा कौन नहीं वो तो बात की बात है। यश, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए लगातार बैठकों का दौर जारी है और आप लोगों की तरफ से मांग 70 से 78 सीटों की जा रही है, टू बी प्रिसाइज।
70 सीटें आपको पिछली बार आरजेडी ने दी थी, लेकिन इस बार आरजेडी की मंशा उस तरीके की नजर आ नहीं रही है नंबर ऑफ सीट्स के लिहाज से जैसे कि आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे है। वजह ये कि पिछली बार आपको 70 सीटें देने के बावजूद जो आपका परफॉर्मेंस था वो 19 सीटों पर जीत के साथ लिमिट हो गया था। क्या आरजेडी बिगर बार्गेनिंग पावर में है और कांग्रेस अपने आप को इस सिचुएशन में कहां देखती है अगर वो आपको उतनी सीटें नहीं देते जितनी कि आप चाहते हैं आरजेडी से मिले? पूर्णिमा जी, जैसा जवाब आपको एसएन सिंह ने दिया है, हालांकि उनकी स्टाइल किसी मार्केटिंग ब्रोशर वाली है, मैं गंभीरता से बात करना पसंद करता हूं, तो लगभग वैसे ही जवाब मैं भी दूंगा कि हमारे गठबंधन में सब कुछ बराबर है। हमारे यहाँ कोई किसी की पार्टी खाने में भी नहीं लगा हुआ है, जिस कारण से नीतीश जी पिछली बार हमारे साथ आए थे थोड़े दिनों के लिए। लेकिन जो आम जनता है, जो बिहार का वोटर है, उसके लिए असल में सीट शेयरिंग और पार्टियों के समीकरण से भी ज्यादा जरूरी ये है कि बिहार का चुनाव किन बातों पर लड़ा जाए और चुन के आने वाली सरकार क्या करे। तो पिछले कुछ समय में ये जो सरकार चल रही है, सिर्फ इस साल के आंकड़े जून तक के 1,91,000 अपराध की गिनती बताते हैं। इनका अनुमान है एनसीआरबी का कि ये गिनती 4 लाख तक जा सकती है इस साल, और ये जून तक के आंकड़े। इसके अलावा इनके गिरते हुए पुल भी हमने देखे। और सबसे बड़ी बात, अगर हमें आजकल की बात करनी हो तो मैंने नहीं देखा कि अभी हाल ही में या कल ही वो जो तालिबान से कुछ लोग आए थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला बिहारी रिपोर्टर्स को सवाल पूछना अलाउ किया गया हो, जबकि बिहार चुनावी राज्य है। और इस सब के बीच में हमारे महान गृह मंत्री जी एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की रिवाइज्ड लिस्ट जो एसआईआर के बाद आई है, उसमें कहीं भी ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने घुसपैठिए थे जिनका नाम डिलीट हुआ है, जबकि जितने फॉर्म भरे गए उससे ज्यादा वोटर आ गए। तो बिहार के असली मुद्दों को हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। इन असली मुद्दों को पार्टी के प्रचार के लिए रखिए ना, इन असली मुद्दों को पार्टी के प्रचार के लिए रखिए ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आप जीत दर्ज कर सके। मेरा तो बहुत अभी के समय के हिसाब से जो चर्चा का विषय है यश, देखिए मैंने आपको शुरुआत में क्यों नहीं टोका यश, मैंने आपको शुरुआत में इसलिए नहीं टोका कि फिर आप इस बात पर नाराजगी जाहिर करते कि आपने सिंह साहब को तो बोलने दिया अनइंटरप्टेड। मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया, कर लीजिए, मुझे तो आपकी आदत पता है, मैं आपकी आदत से वाकिफ हो चुकी हूँ, मैं आपकी आदत से वाकिफ हो चुकी हूँ यश, मुझे पता है आप पूछेंगे। मैंने तो एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया था कि शुरुआत में आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में आपको नहीं टोका, उसके बावजूद आप पूछिएगा, कहिएगा, तो मैं आपकी आदत से वाकिफ हूं, मुझे उससे कोई समस्या नहीं हुई। मैं भी आपकी आदत लेकिन मैंने आपसे ये पूछा कि कांग्रेस को कितनी सीटें चाहिए। मेरा मुद्दा आज क्लियरली सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर है। तो मैंने भी तो आपको कहा ना पूर्णिमा जी, बिहार के मुद्दे आप रखिए ना। आपने इतनी सारी यात्राएं निकाल दी, जनता के बीच नहीं पहुंचा पाए क्या मुद्दे कि आज उस पर चर्चा करना या आज उनको लेकर आना जरूरी है यश? जनता के बीच अगर हम मुद्दे नहीं पहुंचा पाए होते तो मैं आपसे इतनी बात करता ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि कांग्रेस को कितनी सीटें चाहिए? कांग्रेस के लिए सम्मानजनक सीटों की संख्या आरजेडी के साथ अलायंस में कितनी है? क्या आपने ऐसे ही एसएन सिंह को सुना है? एसएन सिंह की बात तो आप हंसते हुए सुनती हैं, मेरी बात पे आप हो जाती है तो गलत है। पूर्णिमा जी ऊपर उठिए यश, इससे आप ऊपर उठिए, आप लोग इससे ऊपर उठिए। आपकी खुद की बार्गेनिंग पावर आरजेडी में है नहीं, आपको पिछली बार की 70 सीटें देने के लिए वो तैयार है नहीं। आप सारा का सारा अपनी सारी की सारी अप्रोच, सारी की सारी पावर टीवी चैनल पर डिबेट्स में नहीं निकाल सकते ना। मैं क्लियरली टॉपिक पर स्टिक रहना चाहती हूँ और ये मेरी स्वतंत्रता है यश, ये मेरी स्वतंत्रता है कि आपसे जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपको आमंत्रित किया गया है उस मुद्दे पर आपसे सवाल पूछे जाएं। और ये बस मैं आपसे वही सवाल पूछ रही हूँ, और अगर आप उस पर कुछ कहने की स्थिति में फिलहाल नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर तो आपको अगर एसएन सिंह ने बता दिया हो कि कौन कितनी सीटें कर रहा है तो मुझसे पूछिए इस तरह से आप। ठीक है, नहीं तो फिर आप ओके, आई विल रिवाइज माय क्वेश्चन। एक सेकंड सर, आई विल रिवाइज माय क्वेश्चन। आपको नहीं बताना कि कांग्रेस को कितनी सीटें चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे ये तो बता दीजिए कि अगर 70 से कम सीटें मिली तो कांग्रेस नाराज नहीं होगी? देखिए पूर्णिमा जी, मैं फिर दोहरा देता हूं। पहली बात तो मैं बिना कोई चीजी कैच फ्रेज या आगे पीछे सफिक्स प्रीफिक्स के आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन वोट चोर के खिलाफ है और एकजुट है।
तो हम कितनी सीटों पे करेंगे, क्या होगा, ठीक है। कौन पार्टी किस पे लड़ेगी, वो हमारा इंटरनल मैटर है। ठीक है। जनता जो बिहार की है उसके लिए मायने रखता है कि वोट चोर की गद्दी छोड़ा ठीक के है। बिहार की जनता ठीक के है, साथ आपका न्याय हो। इंटरनल मैटर है, आई रिस्पेक्ट दैट, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे अपने तक रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मत बताइए, मुझे कोई समस्या नहीं है, आपके अंदर पेच है अरे सीट तो शेयरिंग एसएन को सिंह ने लेकर भी तो नहीं कोई बताया, आप समस्या मुझे नहीं है, क्यों मत इतना पूछ बताइए, रहे हैं? कोई एसएन सिंह समस्या से नहीं है, पूछिए। यस दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं है, आपका इंटरनल मैटर है, रखिए अपने पास, क्या तो मैं भी दिक्कत तो है? कह रहा हूं कि दैट सिंह इज साहब आल्सो फाइन। बोलिए। आप पूछिए ना एसएन हाँ, सिंह से। दरअसल एसएन ठीक है, सिंह होता सिंह होता साहब है। बोलिएगा, फिर उसके बाद जैन जिज्ञासु जी आपके पास नहीं पूर्णिमा जी, मैं कह रहा हूँ कि नकल कैसे कैसे करेंगे, नकल करने के लिए भी अकल अरे चाहिए सुनिए, ना। आपकी अब सुन लीजिए, पार्टी में मैंने आपके कितने बीच लोग में आप बोला जवाब ले नहीं, तकलीफ लीजिए। हो गई, एसएन सिंह तकलीफ समझे। हुआ आप हुआ जवाब क्या ले इसके लिए ना, लीजिए। आप इसके जवाब लिए ले ऐसे लीजिए। सुनिए, क्या किसी भी हो गया, समय- देखिए कीजिए, कैसी अपनी दिखा के तकलीफ हो रही है। दिखाइए ठीक, एक सेकंड कैसा सर, चल? एक आप सेकंड, मुस्कुराइए ना, बस आप जो बस कहना, में एक बस। मेहमान मेरे साथ वीआईपी के प्रवक्ता हैं नूरुल हुदा साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। नूरुल हुदा साहब, आपका स्वागत करती हूँ चर्चा में, आपके पास सवाल के लिए आऊंगी, लेकिन उससे पहले सिंह साहब अपनी बात को पूरा करेंगे, फिर जैन जिज्ञासु जी आपके पास। 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि आपने हमसे सवाल पूछा, हमने बताया कि आप देखेंगे कि आज से लेकर कल तक जो है सीटों का बंटवारा हो जाएगा। भाई नकल के लिए अकल चाहिए ना। अब एसएन सिंह क्या कहे, हम तो मेट्रो मखाना लखपति दीदी के साथ जा रहे हैं, हम तो 40 लाख पक्के घर के साथ जा रहे हैं, हम तो 9 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के साथ जा रहे हैं, हम तो 3.5 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य कार्ड योजना के साथ जा रहे हैं, हम तो 87 लाख किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से जा रहे हैं। लेकिन झूठ के साथ कौन जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है। पूर्णिमा जी एक बार भी नहीं बताता। दरअसल इसके लिए होगा क्या, इसके लिए ना बिहार के किसी व्यक्ति को ले आना चाहिए। बिहार का अगर कोई व्यक्ति रहेगा ना जो बिहार में गया रहेगा तो जानेगा। अब यह श्रीवास्तव जी कभी बिहार गए ही नहीं होंगे, इनको पता ही नहीं होगा बिहार में कितने जिले हैं, इनको पता ही नहीं है विधानसभा में कितने बिहार में लोग। तो जब नहीं जानेंगे तो इधर उधर की बात करेंगे। यही पूछा जा रहा है कि भाई कल तक एक गाड़ी पर सवार थे, उनको गाड़ी से क्यों उतार दिया गया, इतना ही तो पूछा जा रहा है। हमने ये जनता भी पूछ रही कि आप एक साथ मिलकर लड़ेंगे कि अलग अलग, जब पूछा जा रहा है भाई बिहार के लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है तेजस्वी जी को मान रहे हैं आरजेडी के लोग, लेकिन क्या कांग्रेस मान नहीं है, कांग्रेस मान नहीं है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री घोषित करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि नीतीश जी को हम बड़ा भाई मान रहे हैं, हम नीतीश जी को अधिक सीटें दे रहे हैं, लेकिन जब किसी प्रवक्ता को कुछ आता जाता नहीं है ना तो बैठ के पहले एंकर पर सवाल उठाएगा, फिर चैनल पर सवाल उठाएगा, फिर अपने जवान पर सवाल उठाएगा, फिर अपने कर्म पर सवाल उठाएगा और बता नहीं पाएगा कि कर्नाटक और हिमाचल तेलंगाना में आपने जो कहा था वो क्या किया? देखो नहीं जानता है। आज तीसरी बार देश में और 2005 से लगातार एनडीए की सरकार बन रही, इसलिए पूर्णिमा जी ने पूछा, तभी मैं कहा आप कह दीजिए ना कि आप पे सब ठीक है। हम कह रहे हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नीतीश जी हमारे बड़े भाई हैं। आप कह दीजिए नीतीश जी को तो आप लोग पता नहीं क्या सिद्ध करने में तुले हुए हैं, आएगा नहीं ना, स्थिति खराब कर रहे हैं। पिछली बार पार्टी बचाने आए थे हमारे पास, ठीक है, समझे? ठीक है, तू मैमे के बीच में नहीं फंसते, मैं तू मैमे के बीच में नहीं फंसना चाहती हूँ। जिज्ञासु साहब आपके पास आती हूँ, लेफ्ट की अपनी मांग है, कांग्रेस की अपनी मांग है, बाकी जो आपके कोलिशन पार्टनर्स हैं वो भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, नाराजगी अंदर खाने हैं। अब आप उसको कंफर्म भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डिनाई कर सकते हैं, पार्टी प्रवक्ता के तौर पर वो आपकी फ्रीडम है, लेकिन आप बड़े भाई की भूमिका में लगातार नजर आ रहे हैं। आपका फोकस है कि अपने प्रदर्शन को आप इंटैक्ट रखें। लोकसभा चुनावों में आपकी तरफ से प्रदर्शन अच्छा था, विधानसभा चुनावों में आप चाहते हैं कि पार्टी बड़ी भूमिका में नजर आए और सरकार भी बनाए। कैसे सबको साथ लेकर बिना किसी नाराजगी के, बिना किसी अलायंस के पार्टनर के छिटक जाने के साथ कैसे आरजेडी आगे बढ़ेगी चुनावों में? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, अगर आपका इंटरनल मैटर है मना कर दीजिएगा जिज्ञासु जी इस पर चर्चा करने के लिए। देखिए, कोई भी चुनाव आता है और कोई भी गठबंधन हो, उसके जितने घटक दल हैं उसके शीर्ष नेता आपस में बैठते हैं और जहां भी विनेबिलिटी देखी जाती है जिस भी उम्मीदवार की, उसके हिसाब से सीट शेयरिंग भी होती है। उसमें वक्त लगता है, डायलॉग, डेलिबरेशन सब उसमें शामिल है, डिसेंट भी। और हर घटक दल को ये हक है कि वो अपने पार्टी के विस्तार के बाद जो अद्यतन स्थिति होती है, अपने कार्यकर्ताओं को भी उनको खुश रखना होता है, तो दावेदारी सब लोग करते हैं, वो तो एक लोकतांत्रिक उनका हक है, इसमें कहाँ कोई दो मत है। और हम लोग एक डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा हैं, तो उसी बातचीत के जरिए एक सही वक्त पर आपको जानकारी हमारे शीर्ष नेता जो भी घटक दल के वो दे देंगे। तो वो सब बातचीत चल रही है और सब लोगों का एक ही लक्ष्य है कि बिहार में हम इस बार परिवर्तन करें और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम एक साफ सुथरी सरकार दें, जो ये
चरमराती कानून व्यवस्था के शिकार लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, बेरोजगारी चरम पर है, प्रति व्यक्ति आय वहाँ सबसे कम है। सब लोग चाह रहे हैं कि जो घोषणा है तेजस्वी जी की कि हम एक अधिनियम बनाकर और जल्दी इस पर सकारात्मक ढंग से काम करके बिहार के हर परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी हम देंगे। तो इसी को लेकर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। इसमें कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि बड़ा, तो ये हम लोग साथी हैं एक दूसरे के, कोई बिग ब्रदर एटीट्यूड नहीं है। और अल्बेयर कामू कहते थे कि डोंट वॉक बिहाइंड मी, आई मे नॉट लीड यू, डोंट वॉक इन फ्रंट ऑफ मी, आई मे नॉट फॉलो यू, जस्ट वॉक बिसाइड मी एंड बी माई फ्रेंड। तो ना आप हमारे आगे चलिए, हो सकता है हम आपका नेतृत्व नहीं कर पाए, ना मेरे पीछे चलिए, हो सकता है आप हमारा नेतृत्व न कर पाए, हमारे साथ साथ चलिए, शाना बसाना चलिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलिए और दोस्त की तरह रहिए। शोल्डर टू शोल्डर, ठीक है, पॉइंट टेकन। लेकिन इस पॉइंट टेकन के बीच में ये बता दीजिए कि 54 सीटों से ऊपर मूड में है आरजेडी जाने के, कांग्रेस को देने के लिए? नहीं, ये तो अब हम आपके चैनल के सामने कैसे इसका हम रहस्योद्घाटन करें। लेकिन कल ही हमारी पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, संसदीय दल की बैठक हुई है और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार के सबसे बड़े दल के सर्वमान्य नेता हैं, बिहार के लोगों के दिलों पर राज करते हैं, सर्वस्वीकार्य सर्वप्रिय नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। साथ ही इंडिया ब्लॉक की जो समन्वय समिति है उसके अध्यक्ष भी हैं तेजस्वी जी। तो हमारी पार्टी के अंदर इस पर एक मंथन हुआ है और जो घटक दल के लोग हैं उनके साथ भी लगातार संवाद में हमारे नेता तेजस्वी जी। सब कुछ एमिकेबल और बहुत दोस्ताना माहौल में नूरुल हुदा साहब है, बताएंगे अभी, और अगर बता पाएंगे तो कितना दोस्ताना संबंध हुदा साहब। फिर उसके बाद अजय सिंह जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। कुंवर साहब, हुदा साहब, डिप्टी सीएम का पद चाहिए, नॉट रीचेबल हो चुके हैं मुकेश सहनी। किसी ने कहते कहते कह दिया कि सहनी साहब मछली हैं, उनको जितना पकड़ने की कोशिश की जाएगी शायद स्लिप कर जाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अब समस्या है या नहीं है? डेप्यूटी सीएम ना मिले तो बाकी सब ठीक है या नहीं है? हुदा साहब, आपकी सूचना गलत है और आपने कहा कि मुकेश सहनी मछली है, तो मछली को अपने लक्ष्य पता होता है। जो कहते हैं ना मीना की आंख, तो मीना की आंख मुकेश सहनी जी अच्छी तरह जानते हैं। उनका लक्ष्य है कि निषाद समाज को उनका उचित वाजिब आरक्षण का हक दिलाए और वो हक दिलाने के लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। उन्होंने अपने को उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया, अपनी डिजायरेबिलिटी दी, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अपने समाज के आगे रखा। आज बिहार में पूरा निषाद समाज और मल्लाह की सारी 22 उपजातियां उनके पीछे सॉलिडिफाई है, पूरी तरह से उनके पीछे खड़ी है। विपक्षी की ये हालत है कि अभी ढूंढ ढूंढ के निषाद समाज के लोगों को जनसुराज और भाजपा टिकट देने को खोज रही है। हमारे टिकट का अनाउंसमेंट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा है कि अभी जदयू में बहुत जबरदस्त भगदड़ मचने वाली है, तो वहाँ के गुनी और समाजवादी और हमारे पुराने साथी, उनको एकोमोडेट करने के लिए अभी हमें थोड़ा तो स्पेस दीजिए और आपको बहुत ही जल्द सारी सूचनाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। तेजस्वी जी इस गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, बिहार के भावी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, साथ में कोई अन्य दलों से भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सब सूचनाएं विधिवत फोरम पे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं है। आपकी बात से कोई इफ एंड बट मुझे लगा भी नहीं। जब आपने ये कह दिया कि दूसरे दलों से भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुझे कोई इफ एंड बट इसमें हुदा साहब बिल्कुल नहीं नजर आया। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन कुंवर अजय सिंह साहब, अगर मैं जेडीयू की खास तौर पर बात करूं, मांझी और कुशवाहा की नाराजगी या ज्यादा सीटों की मांग करना, क्या जेडीयू को किसी भी तरीके का नुकसान दे सकता है? और अगर वीआईपी पार्टी ये कहती है कि जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है, तो कोई असंतुष्टि सीट शेयरिंग फॉर्मूले से पहले या इलेक्शन से पहले जेडीयू के अंदर है? पूर्णिमा जी, जेडीयू में किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सुने कि एनडीए में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, सीट शेयरिंग हो चुका है, केवल अनाउंस करना बाकी है, आपसी तालमेल।
लोकतंत्र की यही पराकाष्ठा है। चूंकि एनडीए के जो भी गठबंधन घटक दल हैं, आपस में इनके अंदर लोकतंत्र है, आपस में बात करने की क्षमता है। तो लोकतंत्र की यही पराकाष्ठा है कि हम एक दूसरे से सीट मांग सकें, तालमेल जो भी हो उसमें एक्स्ट्रा और कम ज्यादा कर सकें, मांगने की ताकत रखें। ये लोकतंत्र की पराकाष्ठा है और चुनाव में हर राजनीतिक दल का ये अधिकार है। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं पूर्णिमा जी, आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस के प्रवक्ता जो अभी वोट चोर की बात कर रहे थे, शायद इनको नहीं मालूम, आप आज जेपी का जन्मदिन है और जेपी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी पैनलिस्टों को, आपको भी और पूरे बिहार और देशवासियों को। शायद 75 में जो वोट चोरी हुई थी उसको जेपी ने उसका खुलासा किया था और वो खुलासा आज तक बिहार की जनता भूली नहीं है, अनो कभी भूलेगी। रही बात वीआईपी के प्रवक्ता जो हमारे मित्र हैं, ये भगदड़ की आशा रखते हैं, तो इन्हें दिवा स्वप्न देखने की खुली आजादी है। ये लोग दिवा स्वप्न देखते हैं और इन्हें देखने दीजिए, खुश हो लें। वॉक ओवर तो देना ही है हमको, ये वॉक ओवर दे के भाग जाएंगे लोग, रुकेंगे नहीं। बिहार की जनता रुकने नहीं देगी, बाप को भी नहीं रुकने दी, मां को भी नहीं रुकने दी। और मैं बार बार इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि बिहार की जनता ये मानती है कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, तो किसी 10 नंबरी को कैसे कोई अपना भरोसा दे सकता है? तो बिहार की जनता इन पे भरोसा करने वाली नहीं है। 25 से 30 फिर से नीतीश, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में 25 से 30 डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तरीके से कुंवर साहब बोलते हैं, मेरे चेहरे पर हंसी तो देखिए आनी है। हुदा साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं वो बताएंगे, यश भी साथ में, लेकिन सिंह साहब की मुस्कुराहट पता नहीं क्यों मुझे इनसे सवाल पूछने पर मजबूर कर रही है कि सिंह साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन उससे पहले संजय राणा जी, आपको लगता है एनडीए और महागठबंधन सीट एलोकेशन को लेकर कहीं ना कहीं एक सीट स्ट्रेस के दौर से गुजर रहा है? क्योंकि बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि भाई जिस भी पार्टी का कैंडिडेट उतरे, कोई उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन जीते, क्योंकि जीतना तो है ही अल्टीमेट गोल, लेकिन सीट स्ट्रेस तो है दोनों ही जगह पर। पूर्णिमा जी गुड इवनिंग फॉलो पर। देखिए, कहावत सुनी जाती थी कि आप अगर तोप का लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो कट्टे का लाइसेंस मिलेगा। तो ये गाँव में कहावत कही जाती है और बिहार के जो यहाँ व्यक्ति बैठे हुए हैं सब समझते होंगे इसका तात्पर्य क्या होता है। तो वैसा ही है, जितनी भी पार्टियां हैं सब के सब हाथ आजमाइश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में हल्ला मचे, गोल्ला मचे, थोड़ा आर्म ट्विस्टिंग हो जाए तो कुछ ज़्यादा सीटें मिल जाएगी। एनडीए की बात करते, देखिए हमने बोल दिया कि मुझे 15 चाहिए, 7 में मैं संतुष्ट नहीं है। उनके पास कोई ऑप्शन है? उनकी जात का अगर वोट देखा जाए कितना परसेंटेज है, कितनी सीट जिता सकते हैं, अगर 7 भी दे दे, 7 का स्ट्राइक रेट अगर पुराना देखेंगे तो स्ट्राइक रेट भी उतना अच्छा नहीं, तो 7 पे आके वो सिमट जाएंगे। और आपने देखा होगा एलजेपी का क्या हुआ, आगे कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ अपने एनडीए के उसमें आके मिल गए। अब आता है महागठबंधन। देखिए, महागठबंधन बात की जाए तो आरजेडी के कंधे पे सब सवारी करना चाहते हैं। आरजेडी के बगैर सब मतलब ताकत विहीन है, कह सकते हो हनुमान है आरजेडी इस समय और तेजस्वी यादव। हनुमान तो चिराग पासवान नहीं, हनुमान बोलने, देखिए बोलना और होने में अंतर है, नो डाउट। देखिए कभी कभी विपक्ष को भी मौका देना चाहिए, उसके अंदर भी शक्ति है, तो उसकी शक्ति को भी। सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें बड़ी चल रही हैं, तो चिराग पासवान जी की और मोदी जी की गले इसलिए ना, देखिए वो देखिए 2 दिन पहले, 2 दिन आपने देखा या 2 दिन पहले वो बोल रहे थे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, हमें पता था जब प्रभु राम आएंगे तो हनुमान ऑटोमेटिक मान जाएगा, मान गए, वो हो गई खत्म बात है। अब आते हैं आरजेडी पे। देखिए आरजेडी के साथ समस्या क्या है कि इन्होंने कांग्रेस को तकरीबन 70 सीटें दी, इन्होंने 19 जीती, स्ट्राइक रेट 27%। अगर आरजेडी का स्ट्राइक रेट देखें तो उसका वोट परसेंटेज का भी गिरा नहीं है और अच्छा खासा 52% का स्ट्राइक रेट है। अगर ये सीट कम देते तो हो सकता था 100 पार भी कर जाती आरजेडी। तो कहीं ना कहीं समस्या आरजेडी के साथ ये है कि अगर कहीं अलायंस में नहीं मिलाते हैं तो जो मुस्लिम वोट है कहीं ना कहीं 1-2% पे छटकता तो सीट पे इंपैक्ट होता, तो उनकी मजबूरी है। सबसे बड़ी बात हमें लग रहा है, हमारे मित्र यश भाई यहाँ बैठे हुए, उन्होंने क्या बोला कि इतने सारे मुद्दे हैं, बिहार में त्राही है, सब कुछ परेशान है, बेरोजगारी है, जमीन पे बहुत चीजें, क्राइम बढ़ चुका है, तो क्राइम पे ना करके पहले इनका जवाब देते हैं। बताइए उस प्रदेश, उस पार्टी का प्रवक्ता यहाँ पे आके मुद्दे गिनवा रहा है और उसका नेता कंबोडिया गया है। कंबोडिया फेमस किसके लिए है? एक है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, दूसरा है ड्रग्स के लिए। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है काहे के लिए, किस लिए गए हुए हैं।
अगर No, भैया no, I आपको object. नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं कुछ बोल ही नहीं, मैंने बोला स्तरहीन आदमी है, ये स्तरहीन आदमी है। नहीं नहीं, एक सेकंड, I object. संजय जी अनर्गल बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सिंपल सी object. बात कर रहा हूँ, नहीं। वहाँ पे कंबोडिया फेमस किसके लिए उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, बट आई स्टिल ऑब्जेक्ट। हरशंकर परसाई के पोते हैं ये, नहीं, इन्हीं को व्यंग्य आता है। अब आइए, ठीक है अब आते साहब, हैं, ठीक है, मैंने टोक दिया, जिज्ञासु साहब मैंने टोक दिया। देखिए अब आते हैं मुख्य संजय मुद्दे पे। देखिए सिंपल सी बात है, कांग्रेस डिमांड कर रही है तकरीबन 58 से 60 सीट्स की। अब वो क्या बोले, जो 5000 सीट से हारे, 7000 सीट से हारे, 10,000 नंबर से मतलब वोटों से हारे, वो सीट पे भी इनको दिया जाए। और आरजेडी की मजबूरी है, अगर वो दे देते तो इनकी स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं गिर जाती है। तो देखिए गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में कोई समस्या नहीं, गठबंधन आ रही समस्या जो है आरजेडी और उसके गठबंधन में, क्योंकि जो दूसरे दल हैं वो सहयोगी नहीं है, वो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी बन चुके हैं। उनको ढोना आरजेडी की और तेजस्वी यादव की मजबूरी बन चुकी है, तो ढोने पे मजबूर है। क्राइम रेट पे थोड़ा सा बता दो, बिहार की बात कर रहे थे, स्ट्राइक रेट 83% में मानने को तैयार हो गया। भैया कर्नाटका तो बड़ा विकसित राज्य 76% है, और कन्विक्शन रेट वहां पे जानते हैं 36% है, बिहार में 43%। कन्विक्ट ज्यादा होता, अगर आदमी कोर्ट में जाता है उसको सजा मिलती है, तो कहीं ना कहीं तुलना भी तुलनात्मक होनी चाहिए, हमें में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो देखिए पूर्णिमा जी, जो मैं शुरू में कह रहा था आपसे कि सभी दल, कोई भी दल आपको एकदम बारीकी से नंबर तो यहाँ दे नहीं सकता कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन दो बातों का जवाब देना यहाँ पर बहुत जरूरी है। एक, जदयू वाले सज्जन 10 नंबरी की बात कर रहे थे, तो मैं उनको याद दिला दूं, 5 चुनाव में 9 बार सीएम बन चुके हैं। 10वीं बार नंबर उनको देगी नहीं जनता कि वो 10 नंबरी कहलाए। इसलिए आप जो कहना चाहते हैं उसको वहीं दबा दीजिए और ये राजनीतिक फैक्ट याद रखिए। दूसरी बात, मैं चाहूं तो संजय राणा को ऐसा जवाब दे सकता हूं कि वो याद करते करते उनकी बाकी की उम्र निकल जाएगी, लेकिन मैं आपका मान कर रहा हूं इसलिए मैं वो बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपने टोक दिया हूं। यही बिहार के चुनाव का मुख्य मुद्दा बनना चाहिए, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी इस समय बढ़त पर है बिहार में, और उसके खिलाफ ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, विफल साबित हो रही। इसीलिए मैंने आपको शुरू में याद दिलाया था कि ये लोग महिलाओं के लिए जब दुनिया के सामने खड़े नहीं हो सकते, तो बिहार में क्या खड़े होंगे? कौन सा ऐसा अपराध है जो बिहार में इस समय कम हो रहा है, बताइए। छोटे छोटे लड़कों को, 15-16 साल के लड़कों को शूटर बनाया जा रहा है, ब्रिज गिर रहा है, नौकरी मांगने वालों को और परीक्षा मांगने वालों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, और संजय राणा यहाँ गप्पे हाँक रहे हैं, कंबोडिया बता रहे हैं। अपनी हद में रहिए संजय राणा, बस इससे ज्यादा हम बोलेंगे नहीं क्योंकि पूर्णिमा जी बोल चुकी हैं। लेकिन बिहार के संदर्भ में वोट चोर को ये सब बहानेबाजी बचा नहीं सकती। हिंदू मुस्लिम की खाई अब ये और नहीं बड़ी कर सकते। वोट चोर को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इसके आगे पीछे की सारी बातें टाइम पास हैं। जनता याद रखे, अपने नेताओं से जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व ये कभी नहीं भूलना है। वोट उसी हिसाब से दीजिए। बाकी चोरी पकड़ना हम सबका कलेक्टिव काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे। ठीक है संजय राणा जी, 30 सेकंड्स में क्रॉस कीजिएगा, फिर उसके बाद देखिए, सवाल। वोट चोरी की बात होती तो सबसे बड़े वोट चोर है, फिर मिर्ची लग जाएगी। सबसे बड़े वोट, अरे सुनिए संजय राणा, अब नहीं हो पाएगा। अरे सर सुनिए तो मिर्ची बाकी के टाइम अपना सवाल याद करते रह जाएंगे। अरे आपके असली कितने हैं, नकली कितने हैं, हमें सब मालूम है। अरे सब असली बात बताइए। असली पे आ रहा हूँ ना, असली बता रहा हूँ। अपनी बात बताइए। अरे असली बता रहा हूँ, शांत हो जाओ, परेशान तो वो भी नहीं बताया। अरे परेशान हो जाओ क्यों? बात कर रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात है। सबसे बड़े वोट चोर जो थे इस देश के, वो नेहरू जी थे, जो आकर के जिनको एक भी वोट नहीं मिला, गांधी जी के सहयोग से वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। वोट चोर सबसे बड़े वो थे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने महिला की बात की। अरे यश आपके समय में नहीं बोला था, यश आपके समय में संजय जी ने नहीं बोला। प्लीज लेट हिम फिनिश, लेट हिम फिनिश। बातें नहीं करनी चाहिए, शांत हो जाओ। नहीं, इन्होंने महिला की बात की, लेट हिम फिनिश। अरे शांत हो जाओ। कंबोडिया तुम भी जाओ क्या? अरे कंबोडिया जाना, बच्चों जैसी। अरे कंबोडिया जाओगे? राणा जी प्लीज, राणा जी प्लीज स्टिक टू फैक्ट्स, प्लीज स्टिक टू फैक्ट्स, प्लीज। मैं आता हूँ रेप के। देखिए इन्होंने बात महिलाओं की की है, महिलाओं की बात करता हूँ, महिलाओं के। जल्दी से सर, जल्दी, टाइम थोड़ा शॉर्ट है। महिलाओं पे 1.5% है रेप का केस बिहार में, 1.9 है कर्नाटका में। तो पढ़ के आया करो। यश भारती, यश कुमार जो श्रीवास्तव, एक तो नाम सही लेना संजय। अरे यश भारती, अच्छा भारती बोलना गलत है, भारत गलत है क्या? नाम सही। अरे अच्छा यश इंडियन बोल दूं? यश इंडियन ठीक है। तुम नहीं बताओगे मेरे नाम क्या? नहीं यश भारतीय में बोल दिया। यश भारती सम्मान मिलता था, सम्मान दे रहे हैं। प्लीज क्विकली संजय जी, प्लीज क्विकली।
ठीक है यश, भाई please इतना let him व्याकुल finish. भारत हो जाती Let है him भैया। finish, संजय जी, नहीं जल्दी नहीं, से। सिंपल से पूर्णिमा जी, मैंने फैक्ट दिखाया, बिहार को ये शर्मिंदा कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो स्टालिन को लेकर के बिहार में आते हैं, वही स्टालिन जो बिहारियों को बिहार में मारता है, तमिलनाडु मारता है, उसी के पक्षधर हैं। इनके नेता क्या पूछिए, नहीं बता पा रहे। अरे नेता कहाँ चले गए तुम्हारे? नेता का तालिबान, एक तालिबान सरकार चला रहा है, और सरकार चलाने वाला व्यक्ति कोई भी आके किसी स्टेट में प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो जाके पढ़ लो भैया। ठीक है संजय जी प्लीज। अरे तुम पढ़ लो, अरे भारतीय इतना गुस्सा ठीक है खुद पढ़ा है कभी? जल्दी से आप तुमसे जिज्ञासु जी आपके पास आ रही हूँ, राजू जी आपके पास, और हुदा साहब आपके पास भी आ रही हूँ पहले। अरे ठीक है आपने सवाल आ रही हूँ, हुदा साहब आ रही हूँ। ये कहाँ से आ गया भाई? ये नेता है या कोई सड़क से पकड़ के आया है? यश श्रीवास्तव है कौन? अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज। यश श्रीवास्तव कौन है? अच्छा ठीक है, ये सड़क छाप है कि गुंडा है? लैंग्वेज नहीं, ये कैसे बात कर रहा है ये? अजय जी प्लीज, ये इससे बोलने लैंग्वेज की नहीं, तमीज नहीं है। अजय जी प्लीज, ये लैंग्वेज नहीं, प्लीज सर, प्लीज यहाँ पर नहीं। यश प्लीज, यश प्लीज, ऑल ऑफ यू प्लीज कूल डाउन, प्लीज कूल डाउन, ऑल ऑफ यू प्लीज। सिंह साहब जल्दी। देखिए दो चीजों, टाइमर रख रही हूँ सर, 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइमर पूछा महिलाओं पे, तो शायद ये आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कौन की? एनडीए सरकार, नीतीश जी की सरकार। सरकारी नौकरी में 35% रिजर्वेशन अगर कहीं पे है तो कहाँ पे है? बिहार में। चूंकि आप कांग्रेस के पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं कि नहीं, दर्शक इसको तय कर लेंगे, आपने सवाल उठाया। आज सर्वाधिक पूरे देश में महिला पुलिस कहाँ पे है? बिहार में। आज जो है जीविका दीदी, जिनको 10,000 रुपये दे के जीविका बढ़ाने का कार्य कहाँ पे किया गया? बिहार में। चौथी बात मैं कहूँगा, पूरा दुनिया जानती है कि सूखते पेड़ और डूबते नाव से लोग किनारा कर लेते हैं। भैया आपने बड़ाई वाली बात की तो कर्नाटक की बात हमने पूछा, हिमाचल की बात पूछा, आप बता ही नहीं पाए कि आपने जिन दीदियों से, जिन बहनों से, जिन बेटियों से आबरू बचाने का, उनको आगे बढ़ाने का, उनकी इज्जत को बचाने का जो वादा किए तो क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं? चौथी बात मैं कहूंगा, हम अपनी पार्टी को अच्छा कहेंगे, आप अपनी पार्टी को अच्छा कहेंगे, नहीं जनता किसको अच्छा करी? जनता तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही, और 19 से 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। तो मुझे लगता है कि जनता पे भरोसा करिए। बड़ा मुंह करने से, तेज बोलने से, गाली देने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस के प्रवक्ता, अगर आप काम करते तो केंद्र में भी आपकी सरकार बहुत लंबे समय तक थी, और काम करते तो राज्यों में भी रहते। केवल जोर जोर चिल्लाने से अच्छा। लास्ट बात क्या कि मैं लास्ट तक मुझे समय में दी, मैं कहूंगा देश में आज तक 4 बार चोरी हुई। पहली चोरी कौन किया? जवाहरलाल नेहरू। 14 बार में जो 14 वोट पाता है वो हार जाता है, 1 वोट जीत जाता है। ठीक है सर, चोरी की थी। और तीसरा चोरी कौन किया? स्वर्गीय राजीव गांधी जी। अभी जो है उनकी पत्नी यहाँ की नागरिकता नहीं ली थी, उनका वोट बन गया था। और चौथा चोरी कौन कर रहा है? जिज्ञासु जी, बड़ा नेता जिज्ञासु जी को स्क्रीन पर रखेंगे। सिंह साहब टाइम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड सर। जिज्ञासु जी, आपका टाइमर सर शुरू है। जिज्ञासु जी आपका टाइमर शुरू। हमारा यह कहना है कि एनसीआरबी के आंकड़े न तो राजद के दफ्तर में बना करते हैं, न भाजपा के दफ्तर, न जदयू, न कांग्रेस के दफ्तर में। ये जारी होता है, और उसके हिसाब से 2020 में दलितों पर सबसे ज्यादा क्राइम बिहार में होता था, और आज भी वही स्थिति है। राष्ट्रीय औसत जहां 21.8%, वहीं बिहार में 40.7%। नृशंस अपराध के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। हर दिन औसतन 8 हत्या होती है। महिलाओं की स्थिति आप देखेंगे तो 25,000 महिलाओं के साथ बलात्कार, 65,000 लोगों की हत्या हुई। बालिका गृहकांड जैसा जघन्य अपराध बिहार में पहले कभी नहीं हुआ था, जहां छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह की शर्मनाक हरकत की गई, और इनकी सरकार उसको न्याय दिला पाने में आज तक विफल है। गवाहों को गायब किया गया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्था है, और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह जी, जो मोदी जी की सरकार मंत्री, उन्होंने कहा कि अगर आपको बगल से गोली सटा के मार दिया जाए तो इसको आप अपराध कहेंगे। पता नहीं ये एलएस मर्टन कहां के ये। हुदा साहब आपका क्लोजिंग कमेंट लेते हैं, फिर कुंवर अजय जी आपका क्लोजिंग कमेंट लूंगी। हुदा साहब ये बता दीजिए, मछुआरा समाज की बात हमेशा करते हैं आपकी पार्टी के नेता, कम सीटें मिली, क्या तीसरे मोर्चे की तरफ ओपन है आप? आपकी पार्टी ओपन है या इंटैक्ट है अलायंस के साथ? 30 सेकंड्स रखेंगे उधर सर। लेकिन मैं उससे पहले मैं संजय राणा जी से निवेदन करूंगा कि वो अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट की कुर्सी पे बैठे हैं तो उसका मर्यादा रखे, क्योंकि ठीक है सर, सवाल का जवाब। सवाल का जवाब
पॉलिटिकल एनार्की और पॉलिटिकल इस तरह से एनालिस्ट को पॉलिटिकल एनार्की नहीं करनी चाहिए। और पहली बात तो राहुल गांधी कहाँ गए नहीं गए ये उनको बहुत रुचि होगी। कुंवर अजय जी, आपका टाइमर रख रही हूँ सब, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। विश्व ठीक है कुंवर अजय जी, अपनी पार्टी की बातें करो। क्या उम्मीद ठीक जी कुंवर अजय जी। पूर्णिमा जी, सर, हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार प्रदेश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि 20 सालों से माननीय नीतीश जी ने जो बिहार के लिए किया है, चहुमुखी विकास किया है, बहन बेटियों के लिए किया है, हर घर नल का जल दिया है, बिजली पानी फ्री दिया है, 10-10 हजार पैसा दिया है, तो 25 से 30 फिर से नीतीश, बिहार में नीतीश जी की सरकार बननी चाहिए और इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, ये बिहार की जनता कह रही है। बस एक 10 सेकंड में जवाब संजय राणा जी, अगर सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में कोई भी विवाद होता है, आपको लगता है त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना? देखिए ऐसा है कि गठबंधन दो है, एक एनडीए गठबंधन है, दूसरा महागठबंधन। तो एनडीए गठबंधन में कोई भी हमें समस्या नहीं नजर आ रही है, समस्या दूसरे साइड नजर आ रही है जो आरजेडी गठबंधन। और आरजेडी के लिए सारी लोग समस्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो बेचारे उस पार्टी के हनुमान है, सबका बेड़ा पार करना चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे बेड़ा नहीं पार कर पा रहे क्योंकि बहुत सारे यश टाइप के लोग वहां पे बैठे हुए हैं जो जिनका जनाधार खत्म है, फिर ही राजनीति करनी है। पूर्णिमा जी, जब हम सत्ता में थे तब हमारे सामने वोट चोरी बोलने कोई नहीं आया। आज हम सत्ता के विरोध में खड़े हैं और इसीलिए ये एक और प्रमाण है कि जो लोग महिलाओं के लिए ना तालिबान के सामने बोल सकते हैं, ना देश में बोल सकते हैं, वो यही बहानेबाजी करेंगे, पुराना रोएंगे। बिल्कुल, जो देश में नहीं बोल सकता वो विदेश में बोलता है, बार बार जाके हर महीने। और संजय राणा तुम हर महीने यस विदेश में जाके बोलते हैं तुम्हारे नेता, हम नहीं बोलते हैं। और हमारी हिम्मत है तथ्य रखने की, तथ्य रख के बात करो। किस महिला की चर्चा की बात कर रहे हो? राधिका खेड़ा के साथ आपने क्या किया आपको पता है? स्कूल की मार्कशीट भी नकली होगी, पक्का है। तुम्हारी तो स्कूल की मार्कशीट भी नकली होगी संजय राणा। संदीप सिंह के खिलाफ अरे तुमको प्राइमरी की पढ़ाई नहीं मालूम है, तुमको 2 और 2 4 नहीं मालूम है। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो इतनी है कि महिला सिर्फ आपके लिए, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, और कोई महिला आपके लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, तुम चमचे हो और तुम्हारी ठीक है सर, 10 सेकंड करते हैं, बहुत आगे जा चुके हैं। तुम्हें 2 और 2 अरे कुछ ना पता तुमको, 0 शून्य नेता की तरफ से। कोई बात नहीं, सीटों शून्य सभी के सभी महागठबंधन जो है अपनी एकता की बात करते हैं, लेकिन ये सीटों का बंटवारा क्या उस एकता को बरकरार रख पाएगा? एनडीए कह चुका है कि कल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये सुबह 11 बजे पता चल जाएगा। महागठबंधन इसका ऐलान कब करता है ये जरूर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका, यश श्रीवास्तव, कुंवर अजय साहब, जयंत जिज्ञासु जी, संजय राणा जी, दहाड़ में चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।